नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको रोज़ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां दी जाती है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, इनमें कुल कितनी धाराएं होती है, कुल कितने चैप्टर होते हैं, कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, ये सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। यूट्यूब पर यह पहली बार हो रहा है ऐसा वीडियो। यदि आप किसी भी जुडिशियरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही सभी व्यक्तियों को कानून की जानकारी होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी के बटन को ज़रूर दबा ले ताकि आपको भी ऐसी ही नई नई जानकारियों के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं दोस्तों, विधि दो प्रकार की होती है, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि को इंग्लिश में कहा जाता है सब्सटेंटिव लॉ और प्रक्रिया विधि को प्रोसीजर लॉ। मौलिक विधि में आईपीसी 1860 और टीपी 1882 कवर होती है। प्रक्रिया विधि में सीआरपीसी 1973 कवर होती है। अब बात करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 में कुल अध्यायों की बात करें तो 23, कुल धाराओं की बात करें तो 511। सब्सटेंटिव लॉ होता है, ये भारत में लागू होने की जो तारीख है वो 1 जनवरी 1860 को ये लागू हुआ था। वही बात करें दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 की, तो कुल अध्यायों की बात करें तो 37, कुल धाराओं की बात करें तो 484, कुल अनुसूची की बात करें तो 2, कुल फॉरम्स की बात करें तो 56, और ये एक प्रोसीजर लॉ होता है और भारत में लागू होने की जो तारीख है वो 1 अप्रैल 1974 है। अब आईपीसी में क्या होता है, आईपीसी में अपराधों की परिभाषा एवं प्रकार एवं अपराधों के लिए दंड का प्रावधान होता है। जबकि बात करें सीआरपीसी, तो सीआरपीसी में अपराध को हो जाने के पश्चात अपराधी को सजा दिलाने तक की पुलिस व कोर्ट द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रक्रिया इसमें अंकित होती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको सीआरपीसी और आईपीसी के बारे में तमाम जानकारियाँ प्राप्त हो गई है। आपको पता चल गया होगा कि आईपीसी में यानी कि भारतीय दंड संहिता में अपराधों की परिभाषा दी गई है, जैसे कि चोरी, लूट, डकैती, और उन अपराधों के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। जबकि सीआरपीसी में अपराध हो जाने के पश्चात अपराधी को सजा दिलाने तक की जो पुलिस व कोर्ट द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया का उल्लेख होता है। भारतीय दंड संहिता की बात करें, उस 1860 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण सेक्शन है वो आपको बता दें। धारा 13 जुआ खेलना या सट्टा लगाना, धारा 24 बेईमानी करना, धारा 120 षड्यंत्र रचना, धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होना, धारा 171 की बात करें तो चुनाव में घूस लेना या देना। बात करें धारा 177 की, तो सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। तो ये धाराएं इन पे लागू होती है। बात करें नेक्स्ट धारा की, तो 186 सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, धारा 191 झूठे सबूत देना, धारा 201 सबूत मिटाना, धारा 216 लुटेरे डाकुओं को शरण देना या छिपाना, धारा 264 की बात करें तो गलत तौल के बाटों का प्रयोग, धारा 302 की बात करें तो हत्या या कत्ल करना, धारा 306 की बात करें तो आत्महत्या के लिए उकसाता है या प्रेरित करना। इन कंडीशन में ये धाराएं लगती है, तो इन धाराओं का आपको, इन सेक्शनों का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बात करें धारा 307, तो हत्या की कोशिश करने पर 307 लगती है। धारा 308 की बात करें तो ये गैर इरादतन हत्या की कोशिश। धारा 310 ठगी करना, धारा 312 की बात करें तो गर्भपात कराना, धारा 351 की बात करें तो हमला करना, धारा 354 की बात करें तो महिला के साथ छेड़छाड़, लज्जा भंग करने की कोशिश, धारा 362 की बात करें तो अपहरण। तो इन दशाओं में ये धाराएं लगती हैं, अमुक अमुक धाराएं इन दशाओं में लगती है। दोस्तों, आप अगर किसी भी जुडिशियरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट धारा की बात करें तो 363 किसी स्त्री को ले भागना, धारा 366 की बात करें तो नाबालिग लड़की को ले भागना, धारा 376 की बात करें तो बलात्कार करना, धारा 379 की बात करें तो चोरी या संपत्ति करना, धारा 392 की बात करें तो लूट, धारा 395 की बात करें तो डकैती, धारा 396 में डकैती के दौरान हत्या,
तो धारा 396 डकैती के दौरान हत्या को परिभाषित करता है और धारा 395 डकैती को परिभाषित करता है। धारा 392 है वो लूट को परिभाषित करता है। बात करें धारा 415 की तो छल करना, धारा 417 छल या दंगा करना, धारा 420 छल या बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना, धारा 489 जाली नोट बनाना या चलाना, धारा 493 की बात करें तो धोखे से शादी करना, धारा 494 की बात करें तो पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना। तो इन दशाओं में ये धाराएं लगती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की ये तमाम धाराएं इन दशाओं में लगाई जाती है। धारा 496 की बात करें तो बगैर रजामंदी के शादी करना या ज़बरदस्ती विवाह करना। धारा 499 व 499 व 500 की बात करें तो मानहानि। धारा 506 आपराधिक धमकी देना। धारा 509 स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विक्षेप करना। तो ये धाराएं आईपीसी की है। आई होप कि आपको पता हो गया होगा आईपीसी की कौन सी धारा कब लगती है। अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 की। धारा 1 नाम व विस्तार। धारा 2 की बात करें तो परिभाषा है। धारा 2 क जमानती अपराध की परिभाषा को परिभाषित करता है। धारा 2 ग में संज्ञेय अपराधों की परिभाषा दी गई है। धारा 2 घ में परिवाद की परिभाषा दी गई है। धारा 2 6 में जांच की परिभाषा दी गई है। धारा 2 ज में अन्वेषण की परिभाषा दी गई है। धारा 2 आई में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 2 ड में अपराध की परिभाषा दी गई है। धारा 2 ओ में थाने के बाहर साधक अधिकारी की परिभाषा दी गई है। तो इन अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। जमानती अपराध कौन से होते हैं वो कौन सी सेक्शन में, यह आप अच्छी तरह देख सकते हो। धारा 2 की बात करें तो पुलिस रिपोर्ट। धारा 2 की बात करें तो पुलिस स्टेशन। धारा 2 की बात करें तो वारंट मामला। धारा 2 की बात करें यानी कि धारा 8 की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की घोषणाएं। धारा 9 की बात करें तो सेशन न्यायालय। धारा 11 की बात करें तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। धारा 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है। धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है। धारा 24 की बात करें तो लोक अभियोजक यानी कि सरकारी वकील को परिभाषित किया गया है। धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक। नेक्स्ट बात करें धारा 41 की तो पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी। धारा 42 नाम व निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 43 की बात करें तो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। धारा 44 की बात करें तो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। धारा 45 की बात करें तो आर्म्ड फोर्स के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। या धारा 46 की बात करें तो गिरफ्तारी कैसे की जाए। धारा 50 की बात करें तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला। धारा 57 की बात करें तो गिरफ्तार व्यक्ति को 54 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। धारा 70 की बात करें तो गिरफ्तार वारंट। धारा 82 की बात करें तो फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी किया जाना। धारा 83 की बात करें तो फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की। धारा 84 की बात करें तो कुर्की के बारे में दावा व आपत्तियां। धारा 85 की बात करें तो कुर्की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना या वापस करना। धारा 87 की बात करें तो समय के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। धारा 91 की बात करें तो दस्तावेज व अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन। धारा 93 की बात करें तो तलाशी वारंट जारी किया जाना। धारा 106 की बात करें तो दोष सिद्धि पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 109 की बात करें तो संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 110 की बात करें तो अभ्यासी अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। नेक्स्ट धाराओं की बात करें तो धारा 125 पत्नी संतान व माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 127 भत्ते में परिवर्तन। धारा 144 न्यूसेंस या आशित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्तियां मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को है। धारा 145 की बात करें जहां भूमि या जल के विवादों में प्रिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। धारा 146 विवाद के विषय वस्तु को कुर्क करने की। धारा 153 बाटों व मापों का निरीक्षण। धारा 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। धारा 182 पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। तो ये धाराएं हैं वो सीआरपीसी 1973 की है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान। धारा 195 लोक सेवकों के वेद प्राधिकारी की अवमानना लोक न्याय के विरुद्ध अपराध और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन।
धारा 196 की बात करें तो राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। नेक्स्ट धाराओं की बात करें, धारा 301 बार सिद्ध दोष ठहराए जाने या दोष मुक्त किए जाने पर उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। धारा 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के खर्चे पर कानूनी सहायता। धारा 307 क्षमादान देने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 311 की बात करें तो तात्विक गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति, ये धारा 311 में परिभाषित की गई है। क्षमादान देने का निर्देश देने की जो शक्ति है वो धारा 307 में दी गई है। नेक्स्ट धाराओं की बात करें तो धारा 320 अपराधों का प्रशमन। धारा 366 मृत्यु दंडादेश का सत्र न्यायालय द्वारा पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 368 दंडादेश की पुष्टि करने या दोष सिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 395 उच्च न्यायालय को निर्देश, ये धाराएं इसमें 395 में उच्च न्यायालय को निर्देश संबंधित धारा 395 है। अपराधों का प्रशमन धारा 320 में है। नेक्स्ट बात करें धारा 307 क्षमादान देने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 311 की बात करें तो तात्विक गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 313 की बात करें तो अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 315 की बात करें तो अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना, ये धारा 315 बताती है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो धारा 437 ए अभियुक्त को अगले अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश होने की आवश्यकता के लिए जमानत। धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश। धारा 439 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियाँ। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। एक ही वीडियो में आपको आईपीसी और सीआरपीसी की तमाम जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो आपको बताई जा रही है। धारा 401 की बात करें तो उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जाए। धारा 436 ए अधिकतम अवधि जिसके लिए एक अंडर ट्रायल कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है। धारा 437 गैर जमानती अपराध की दशा में जमानत कब ली जा सकती है, ये धारा 437 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें 460 की। धारा 460 अनियमितता जो कार्यवाही को खराब नहीं करती है। धारा 461 अनियमितताएं जो कार्यवाही को खराब या दूषित करती है। धारा 468 परिसीमा की अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान लेने पर रोक। धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की यावर्ती। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये तमाम जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो एक ही वीडियो में प्राप्त हो गई है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को ज़रूर दबा ले ताकि आपको भी ऐसी ही नई नई जानकारी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो के संबंध में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू। जय हिंद।